नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को आज का ऊर्जा भरा और स्वास्थ्यवर्धक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस दिवस से मैं आप सभी के बीच ऐसी करंट अफेयर्स को लाई हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अब प्रथम प्रश्न पे चर्चा हम करते हैं। और प्रथम प्रश्न है कि किस देश के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाले वीज़ा जुर्माना को माफ़ करने की घोषणा यूएई ने की है। तो वह देश हो जाएगा भारत। ठीक है, यूएई ने भारत के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाले वीज़ा जुर्माने को माफ़ करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि पेपर में काफ़ी ये चर्चा का केंद्र रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब इसी के साथ आपको ये संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो संयुक्त अरब अमीरात का कैपिटल क्या हो गया आपका? अबू धाबी। मुद्रा क्या है इसका? दिरहम। और आईपीएल कहाँ होना है? यूएई में ही होना है। ठीक है, अब प्रथम मार्च अभी संयुक्त अरब अमीरात ने क्या लॉन्च किया? मिशन होप। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और साथ में 7 अमीरातों में सबसे बड़ा अमीरात यही है। अब आप ये सोचेंगे 7 अमीरात क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यूएई 7 अमीरातों से बना एक संयुक्त रूप है। ठीक है, यह फारस की खाड़ी में स्थित है। अब आप सोचेंगे 7 अमीरातों में इसके अलावा और कौन कौन आता है, तो ये भी आप जान लीजिए क्योंकि परीक्षा में ऑलरेडी एक बार पूछा गया था कि 7 अमीरातों में कौन नहीं आएंगे। ठीक है, तो जान लीजिए शारजा, अजमन, अल फुजुआरी, रास अल खैमा, अमन अल खैमा, और ऑलरेडी ये संयुक्त अमीरात है ही। ठीक है, तो ये आपके ये क्लियर हुए। और ध्यान रखिए ये भी बताना है कि यूएई का प्रमुख एवं पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह दुबई है। ठीक है, इस फैक्ट को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा हाल में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, रीवा में सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो कि दिल्ली में बना उसका भी उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा किया गया। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, प्राय ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ आज मैं इस टॉपिक के साथ मैं आपको पोर्ट ब्लेयर अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्लियर करती हूँ ताकि आप सभी हर एक करेंट के साथ अपने जीके जीएस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए पोर्ट ब्लेयर जो है क्यों फेमस है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहाँ का सबसे बड़ा ये नगर है। ठीक है, और ख़ास बात है कि सेना के तीनों कमानों का संयुक्त कार्यालय पोर्ट ब्लेयर में ही है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप जानिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल 204 अर्थात 2 प्रमुख द्वीप समूह में बटा हुआ है। ठीक है, रिची आर्किपेलागो तथा लिवरिथ द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके लगभग 204 द्वीप हैं जो कि 2 प्रमुख द्वीप समूह में बटे हैं। अवश्य आप मैप में देखिएगा कौन कौन से वे द्वीप हैं, क्योंकि यदि आप देखेंगे मैप में तो उससे कई क्वेश्चन आप हल करेंगे। आप हल ये भी करेंगे कि 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ वे सारे क्वेश्चन या तो पूर्व में आ चुके हैं या आने की संभावना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा होगा, तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ पे है? यहीं पर है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, और इसके जो प्रमुख द्वीप हैं उसे भी आप जान लीजिए, जिसमें ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, चोवा टेरेसा,
ननकावरी और काचल प्रमुख है और इसका सबसे दक्षिणी द्वीप इसका है ग्रेट निकोबार और इसके राष्ट्रीय पार्क में महत्वपूर्ण है मिडिल बटन द्वीप, माउंट हैरियट तथा सैडल पीक। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और दो और ध्यान रखिए, बैरन और नारकोंडम। बैरन क्यों फेमस है द्वीप? सुनिए, अंडमान के उत्तरी भाग में स्थित भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अंडमान के उत्तरी भाग में स्थित भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। दूसरा जो द्वीप बता रही हूँ नारकोंडम, उसके बारे में सुनिए। नारकोंडम के बारे में, उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथियों अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान आप जान गए कि किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की। तो उत्तर आप यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कि राजस्थान। इसके साथ, इस टॉपिक के साथ मैं आरक्षण से रिलेटेड 5 अनुच्छेदों के बारे में आप सभी के बीच यहाँ चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं 243D के बारे में चर्चा करूँगी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण से संबंधित कुछ प्रतिशत बढ़ाया गया है हरियाणा द्वारा। ठीक है, तो आप इसको आज कवर करेंगे। दूसरा करेंगे आर्टिकल 330, तीसरा करेंगे 331, चौथा आप करेंगे 332 और पांचवा आप करेंगे 333। ठीक है, अब आप जानिए पहले कि 243D में क्या है। इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये पंचायती राज में आरक्षण SC ST और महिलाओं को प्रदान करता है ये आर्टिकल। ठीक है, डी का मतलब डिफेंस, किसको सुरक्षा दिया? SC ST और महिलाओं को। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर याद रख लीजिए 243D। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथासाक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब महिलाओं के संबंध में क्या लिखा गया है, तो महिलाओं के संबंध में क्या है, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान, अर्थात न्यूनतम 1/3, अधिकतम का यहाँ नहीं, अधिकतम कुछ भी किया जा सकता है। इसी के कारण बहुत से राज्यों ने महिलाओं को आरक्षण पंचायत राज में 50% को भी क्रॉस किया है। ठीक है, तो न्यूनतम कितना है, 1/3 स्थान का किया गया है कि 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत से भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि 243D में SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। ठीक है, और पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता आयाम दिया गया, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 330 पर। ठीक है, आर्टिकल 330 में स्पष्ट रूप से लिखा है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, लोकसभा में SC ST के आरक्षण के संबंध में यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जबकि आर्टिकल 331 में
आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 330 और 331 लोकसभा से संबंधित है। ओके, पहला हो गया SC ST, दूसरा हो गया आपका आंग्ल भारतीय। अब आते हैं अपने स्टेट पे। ठीक है, 333 में क्या लिखा गया है? 333 में है, 333 नहीं, 332 पे पहले आते हैं। 332 में स्पष्ट रूप से है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। ठीक है, परीक्षा में प्रायः अनुच्छेद 370 और 332 को पूछा गया है और आंग्ल भारतीय वाला भी पूछा गया है कि किस संविधान के अनुच्छेद में आंग्ल भारतीय के संबंध में स्थानों के संबंध में सुनिश्चित किया गया है। तो अनुच्छेद 331 हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल ज़रूर आप याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोग को बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वो जो टफ पोर्शन है उसको ईजी वे में समझ लें। और 333 क्या है? तो 333 में इस राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व तो ठीक है, तो आज आप 5 आर्टिकल कंप्लीट किए, 243D, 330, 331, 332 और 333। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार महिला सांसद सदस्य, यहाँ पे सांसद छूट गया तो ये ध्यान रखिए, महिला सांसद सदस्य की संख्या कितने पार हो गई? तो अभी राज्यसभा के जो नए 61 सदस्य आए हैं अर्थात सांसद आए हैं, ठीक है, उनमें 4 महिलाओं भी आई हैं, जिसके कारण राज्यसभा में 25 महिला सांसदों का संख्या हो गया और लोकसभा में ऑलरेडी 78 है। इस प्रकार 103 महिलाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? अब आपका 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ नई जानकारियाँ इसके संबंध में दूंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रायः परीक्षा में आ जाता है कि भारत के संसद गठित होती है, तो भारत के संसद का जब नाम आता है तो उसमें एक हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा और तीसरा हो जाएगा लोकसभा। इन तीनों से मिलकर हमारा संसद बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। और किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल है 79। ये भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में आ चुका है, आने की भी संभावना है। इससे संबंध में और भी मैं फैक्ट आपको बताती हूँ। राज्यसभा का जो आर्टिकल है, ठीक है, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में बताया गया है। ठीक है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप सभी द्वारा कहा जा रहा था कि आर्टिकल याद नहीं हो रहा है, जिसके क्रम में आप सभी को मैं जो भी कोई करंट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा तो उससे संबंधित मैं जीके भी आप लोगों की तैयार करवाती रहूँगी। ठीक है, तो जो राज्यसभा की संरचना के बारे में है वो 80 में प्रावधान किया गया है। और ख़ास बात है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान समय में इस समय यह संख्या 245 है और इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, जो मनोनीत होते हैं उनके बारे में बता रही हूँ कि जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। और शेष जो 233 सदस्य हैं संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। ये परीक्षा में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि इनकी सेवानिवृत्ति कितने, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है ना, जो कभी भंग नहीं होती है। अतः इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष है। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, इसके 1/3 सदस्य किसके? राज्यसभा के 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है, सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसको आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक, और साथ में ये भी बताना है कि लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में है। तो 79 में क्या है? संसद की संरचना, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसी के साथ आज का क्लास संपन्न किया जाता है और आशा है कि अवश्य ही आप इस क्लास से फ़ायदा उठाएंगे, अपने लक्ष्य
की ओर और भी अग्रसर होंगे। और आज आप सभी को यही कहना है, जाते जाते होमवर्क देना है कि आज अवश्य ही आप 330, 331, 332 और 333 के साथ साथ 243 अनुच्छेद में कौन कौन से उप अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में आप अवश्य बेयर एक्ट से पढ़ लीजिए। साथ में राज्यसभा, लोकसभा और संसद के गठन के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी आप अवश्य ही ध्यान में रख लें। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।